हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कपिल फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। बच्चों आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12 के लिए यूनिट 7 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराने वाला हूं। और मैं आपसे ये भी बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक इस यूनिट से रिलेटेड लास्ट वीडियोज़ वॉच नहीं की हैं तो आप जल्दी से उन्हें वॉच कर लीजिए और उन सभी वीडियोज़ का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप चाहो तो हमारे चैनल से उन वीडियोस को सीधे वॉच भी कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरुआत करेंगे फिर से एक शानदार टॉपिक के साथ जिसका अपना नाम है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों ये जो टॉपिक है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे बताने वाला हूं। तो आइए पहले देखते हैं कि वो बेसिक पॉइंट्स बोले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। बच्चों जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि मान लीजिए हमारे पास में ये है कोई एक मेटेलिक सरफेस। अब हम सभी जानते हैं कि मेटेलिक सरफेस के अंदर लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब यदि हम इस मेटेलिक शीट के अंदर से इन इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराना चाहें तो उसके लिए हमें यहां पर एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उस रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। और कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट। फिर मैंने आपको एक टॉपिक और भी बताया था जिसका नाम है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने हमें बताया था कि यदि एक पार्टिकल मोशन में हो तो वो दो तरीके का नेचर शो करता है, जिसमें से पहला होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर। फिर डी ब्रॉगली ने हमें यह बताया था कि जब पार्टिकल वेव की फॉर्म में चलता है तो इससे जनरेट होने वाली जो ये वेव्स होती हैं इन्हें हम मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव्स कहते हैं। और इन पार्टिकल की जो ये वेव जनरेट हुई है जिसे हमने डी ब्रॉगली वेव कहा है, इसकी जो अपनी वेवलेंथ होती है उसे हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। और कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है h/mv, या फिर हम इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकते हैं h/p, क्योंकि mv जो होता है वो लीनियर मोमेंटम होता है जिसे हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि आपको किसी भी पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखनी हो तो आपको पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम फाइंड करना होगा और इस फॉर्मूले में पुट करके उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। तो चलिए बच्चों शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक की। टॉपिक आपका यह है कि हमारे पास में एक चार्ज पार्टिकल है, हम उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से उस पार्टिकल से डी ब्रॉगली वेव्स जनरेट होंगी। तो उस पार्टिकल से जो डी ब्रॉगली वेव्स जनरेट हुई हैं उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, उसके लिए हमें यहां पर बच्चों एक डेरिवेशन करना है। तो चलिए देखिए, इधर मैंने ये माना कि मेरे पास में ये बेटा एक कोई पार्टिकल है, ये है यहां पर कोई एक पार्टिकल, और इस पार्टिकल का जो अपना चार्ज है वो मैंने क्यू मान लिया। अब मैंने क्या काम किया, इस पार्टिकल के अक्रॉस एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। मान लो इस प्लेट पर है पॉजिटिव पोटेंशियल और इस पर है नेगेटिव पोटेंशियल। तो जब यहां पर यह पार्टिकल प्लेस किया जाएगा तो यह नेगेटिवली चार्ज प्लेट इस पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो यह मोशन में आएगा। जब ये यहां से चलेगा तो इसकी अपनी सर्टेन काइनेटिक एनर्जी होगी और वो मैंने V मान ली। अब यहां पर जो मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया है दोनों प्लेट्स के बीच में वो मैंने मान लिया वो है बच्चों कैपिटल V। तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैं अब यहां पर आपसे एक छोटी सी बात कहने वाला हूं कि सबसे पहले मैंने यहां पर एक पार्टिकल लिया और इस पार्टिकल के अक्रॉस मैंने V पोटेंशियल प्रोवाइड किया। तो ये पार्टिकल मोशन में आया तो इस पार्टिकल के पास होगी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी। तो मैं लिखना चाहता हूं इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो मैंने लिखा बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कि ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल की अपनी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो बच्चों Q इंटू वी होगी। जैसा कि मैं आप सभी को लास्ट वीडियोस में बता चुका हूं कि जब किसी Q चार्ज के पार्टिकल के अक्रॉस V पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाए तो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो Q इंटू वी होती है। तो ये होगी यहां पर पार्टिकल की अपनी काइनेटिक एनर्जी, और इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। क्योंकि अब हम ये जानते हैं, क्योंकि ये है एक पार्टिकल, जब ये पार्टिकल है तो इसका अपना बच्चों मास भी होगा। तो मैंने इस बात को यहां पर लिखा कि यदि मैं यहां पर ये मान लूं कि इस पार्टिकल का जो मास है वो है स्मॉल m
तो मैं इस बात को लिखे देता हूं, यहां पर स्मॉल m है मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल। और जब ये चलेगा यहां से तो इसकी अपनी सर्टेन वेलोसिटी भी होगी। तो मैंने ये भी मान लिया साथ में कि इसकी जो वेलोसिटी है वो है v है वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल मूव्स। जिस वेलोसिटी से पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट किया है वो वेलोसिटी v है। तो अब यदि मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी को मास और वेलोसिटी की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैंने फिर से इस बात को लिखा कि ऑल्सो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इस पार्टिकल की जो अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी बच्चों के इक्वल्स टू हाफ mv² हो जाएगी। और ये मैंने मान ली है यहां पर इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने क्या काम किया, इस पार्टिकल की जिसके अक्रॉस मैंने v पोटेंशियल प्रोवाइड किया, इस पार्टिकल की दो तरह से काइनेटिक एनर्जी लिख ली, एक चार्ज और पोटेंशियल की फॉर्म में, दूसरा मास और वेलोसिटी की फॉर्म में। तो क्योंकि ये दोनों ही इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी की है तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना तो बच्चों बनता है। तो मैंने कहा कि आप मेरे कहने से इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड के साथ में इक्वेट कर दीजिए। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को करोगे इक्वेट, तो इक्वेट करने पर ये q इंटू वी बराबर हो जाएगा बच्चों हाफ mv² के, हाफ mv² के। ये कैपिटल V यहां पर स्टैंड करता है पोटेंशियल के लिए और ये है स्मॉल v जो रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी। तो पहले मैं क्या करता हूं, इसके चलने की जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को फाइंड किए लेता हूं बच्चों। तो यहां से यदि मुझे लिखना होता v², तो v² की वैल्यू यहां से निकल करके आएगी 2qv और डिवाइड बाई होगी बच्चों m। लेकिन यदि मुझे यहां पर केवल v लिखना होता तो ये इसके ऊपर आ जाएगा रूट, तो ये हो जाएगी बच्चों यहां पर वेलोसिटी। क्या हो गई, वेलोसिटी। अब ये जो पार्टिकल है जिसके अक्रॉस मैंने v पोटेंशियल प्रोवाइड किया था, मुझे उसकी वेलोसिटी मिल चुकी है। जब वेलोसिटी मेरे पास में है, मेरे पास में इस पार्टिकल का मास भी है, तो मैं इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम भी लिख सकता हूं। तो मैंने इस बात को पहले लिखा यहां पर कि अब मैं लिखना चाहता हूं इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम। तो मैंने लिखा कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, कि इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कितना होगा। तो लीनियर मोमेंटम के लिए हम यहां पर लिखेंगे, फॉर्मूला होता है m इंटू v। जो p होगा लीनियर मोमेंटम वो m इंटू v होता है। तो मैंने m को m रहने दिया और v की वैल्यू को यहां से उठा करके यहां पुट कर दिया। तो ये बन जाएगा 2qv और डिवाइड बाई होगा बच्चों कितना, m। अब आप मेरे कहने से जो बाहर वाला m है इसे रूट के अंदर ले जाइए। जब आप इसे अंदर लेकर के जाओगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2qv और ये m जब अंदर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी 2, तो m² बनेगा और डिवाइड में है क्या, m। अब हम जानते हैं इस m से इसकी ये पावर कैंसिल होगी, तो यहां पर जो लीनियर मोमेंटम होगा p, उसका फॉर्मूला बनकर के आएगा बच्चों कितना, वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2qv और इनटू में कितना होगा, m। तो ये मिल चुका है मुझे पार्टिकल के चलने का लीनियर मोमेंटम। लेकिन मेरा मकसद है इस पार्टिकल की जिसके अक्रॉस मैंने v पोटेंशियल प्रोवाइड किया है, इस पार्टिकल से जो जनरेट होने वाली डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो कितनी होगी। देयरफॉर जो यहां पर पार्टिकल से जनरेट होने वाली डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी, उसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है लैम्डा इक्वल्स टू h/p। लेकिन मैंने p यहां पर कैलकुलेट कर लिया है, तो उठाइए यहां से p को और पुट कर दीजिए यहां पर। तो जब आप इस फॉर्मूले को यहां पुट करोगे तो लैम्डा के लिए जो फाइनली फॉर्मूला निकल करके आएगा वो हो जाएगा h/√2qv इंटू m। तो बच्चों ये वो फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम पार्टिकल से जनरेट होने वाली डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहां पर भी एक स्पेशल केस बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा यूज होता है। अब वो केस क्या है मैं आपको बताता हूं। कई बार क्या होता है, यहां पर ये जो पार्टिकल हमने लिया है, इस पार्टिकल को वो एक नाम दे देगा। जैसे मान लो मैंने बोला कि ये पार्टिकल ना होकर एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो पार्टिकल है इसका नाम है इलेक्ट्रॉन। तो अब यदि ये बात मैं इलेक्ट्रॉन के लिए करूं, किसके लिए करूं बच्चों, इलेक्ट्रॉन के लिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यदि अब हम यहां पर इस पार्टिकल को मान लें कि इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इस बात को लिखे देता हूं कि फॉर इलेक्ट्रॉन। यदि ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता
तो आप सभी जानते हो इस फॉर्मूले में आया हुआ जो H है, क्या है बच्चों, H है, वो H बन जाता है यहाँ पर कितना, H की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। अगर अब मैं यहाँ पर बात करूँ Q के लिए, जब ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए Q की वैल्यू फिक्स होती है, तो यहाँ पर Q की वैल्यू बन जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बात करें M की, तो इलेक्ट्रॉन के लिए मास भी फिक्स होता है, तो यहाँ पर जो M बनेगा वो बनेगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 31 kg। अब इन सारी वैल्यूज को आप उठाइए और इस फॉर्मूले में पुट कीजिए। तो जब ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट की जाती हैं तो लैम्डा इक्वल्स टू बनता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 और डिवाइड बाई हो जाएगा बच्चों कितना, अंडर रूट में 2, क्यों की जगह लिखना है हमें कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -34 और इंटू में आएगा कितना m, और m की जगह लिखेंगे बच्चों क्या हम, ये बोले तो कितना 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 और इंटू में आ जाएगा बचा हुआ v। और कमाल की बात यह है बच्चों कि जब यहां पर हम इस सारी चीजों को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर निकल करके आता है वो आता है 12.27 इंटू 10 टू द पावर -10 और डिवाइड बाई कितना, ये अंडर रूट में बचा हुआ v, इतने मीटर। लेकिन और भी यदि आप इसे लिखना चाहो तो हम इसे और भी लिख सकते हैं बच्चों, इसे 10 टू द पावर -10 मीटर को एंगस्ट्रॉम में बदल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला और बन जाता है लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 अंडर रूट में v एंगस्ट्रॉम। तो ये है बेटा इलेक्ट्रॉन से जनरेट होने वाली डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो चलिए अब हम बात करते हैं फिर से एक नए टॉपिक की। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का एक प्यारा सा ग्राफ। ये जो ग्राफ मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स निकल करके आते हैं वो बच्चों बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो आइए देखते हैं। आप सभी को पता है कि मान लीजिए हमारे पास में ये है बच्चों एक बॉडी, बोले तो मेटेलिक सरफेस। हम सभी जानते हैं मेटेलिक सरफेस के अंदर लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराने के लिए यहां पर एक लाइट का फोटोन इंसिडेंट कराते हैं। तो जब ये फोटोन आता है तो इसके पास में दो चीजें होती हैं, एक होती है फ्रीक्वेंसी और एक होती है इंटेंसिटी। तो जब ये फोटोन यहां से चलकर आता है, इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट होता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और निकल करके वो आगे की तरफ बढ़ता है ऐसे। तो ये जो हमने फोटोन इंसिडेंट किया है इसकी अपनी सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी। जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल कर जाएगा तो निकलते वक्त इसकी अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ तो होगी। अब इन दोनों ही टर्म्स के बीच में हम यहां पर ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। तो मैंने क्या काम किया, यहां पर ड्रॉ किया है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें इस एक्सिस पर ले लिया है बच्चों मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को और इस एक्सिस पर मैं लेने वाला हूं फ्रीक्वेंसी। तो क्योंकि देखो हम सभी जानते हैं कि यदि इस मेटेलिक सरफेस में से हमें ये इलेक्ट्रॉन एमिट कराना है तो एडमिट कराने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या यूं कह दो कि इस इलेक्ट्रॉन को एमिट कराना है तो हमें वर्क फंक्शन प्रोवाइड कराना है जिसका फॉर्मूला होता है h न्यू नॉट। तो जरा देखिए, यदि इस इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रह जाए, कैसी रह जाए बच्चों, कम रह जाए, तो वर्क फंक्शन प्रोवाइड नहीं होगा और ये इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। इनिशियली जब हमने कोई लाइट इंसिडेंट नहीं कराई तो फ्रीक्वेंसी रही 0 और हम रहे यहां ओरिजिन पर ऐसे। मैंने फिर एक लाइट इंसिडेंट कराई जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा और काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। जब इलेक्ट्रॉन ही एमिट नहीं होगा तो काहे बात की काइनेटिक एनर्जी बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, एकदम 0। हम क्या करते हैं, धीरे धीरे करके फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रहेगी कम तब तक इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होगा। तो हम धीरे धीरे करके जो फ्रीक्वेंसी है उसे इंक्रीज करते जाते हैं, लेकिन अभी तक हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी।
एक लिमिट ऐसी आएगी कि ये जो इंसिडेंट लाइट है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, और जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी इसके बराबर होगी, मान लीजिए जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे थे धीरे धीरे करके, तो यहां पर ये वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होते ही ये फोटोन केवल इस इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन प्रोवाइड कराएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि मेटेलिक सरफेस के अंदर से निकलकर सरफेस पे ऊपर आ जाएगा ऐसे, लेकिन वेलोसिटी अभी भी इसकी जीरो होगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की कहानी ये होगी। उसके बाद हम जितनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे उतनी आने वाले फोटोन के पास में एनर्जी जाएगी हो जाएगी इंक्रीज। एनर्जी इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती हुई चली जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बच्चों बढ़ती हुई चली जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी जितनी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को उतनी ही ज्यादा एनर्जी देगा और इलेक्ट्रॉन उतनी ही तेजी से बाहर निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन तेजी से बाहर चलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो यहां पर हमने देखा कि यदि हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा मिलती है, तो वर्क फंक्शन प्रोवाइड तो कर चुका होगा वो, और इलेक्ट्रॉन फिर और तेजी से चलेगा। तो यहां से ओवरऑल हमें समझ आता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी को जितना हम बढ़ाएंगे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। क्योंकि आपने यहां पर एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो एच न्यू माइनस डब्ल्यू होती है। एच न्यू माइनस कितनी होती है बच्चों? डब्ल्यू। अब आप देखिए इस फॉर्मूले के बेसिस पर यदि मैं न्यू को बढ़ाने लगूं तो के मैक्स बढ़ेगा, क्योंकि डब्ल्यू तो फिक्स है। तो यहां से बच्चों जो ग्राफ मिलता है ना वो लीनियर शेप का मिलता है इस तरीके से। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी वर्सेस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। लेकिन अब आपको यहां पर समझने होंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब वो फैक्ट्स क्या है मैं आपको बता दूं। आपने क्लास 10th में एक छोटी सी इक्वेशन पढ़ी होगी, y बराबर एम एक्स माइनस सी। बच्चों ये जो इक्वेशन है यहां पर प्लस भी होता है माइनस भी होता है। यदि किसी ने नहीं पढ़ी हो तो घबराने की दिक्कत नहीं है, आप यहां पर देखिए मैं समझाता हूं। ये जो इक्वेशन है y बराबर एम एक्स माइनस सी, इसका जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है कि यहां पर हम एक एक्सिस पर, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यहां पर इस तरीके से लेते हैं। अब यहां पर इस वाली एक्सिस पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होती है उस पर लेते हैं हम एक्स एक्सिस को, और यहां पर ये वर्टिकल लाइन इसे लेते हैं वाई एक्सिस। अब आपको पता है यदि मैं यहां पर एक्स की वैल्यू, जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, इसे जीरो पुट भी कर दूं तो जीरो पुट करने से वाई की वैल्यू माइनस सी के बराबर हो जाती है। मैंने इस बात को लिखा कि एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स को जीरो करने पर y की वैल्यू माइनस सी के बराबर होती है। तो माइनस सी का मतलब है माइनस में यहां से वैल्यू स्टार्ट होगी, और उसके बाद में जैसे जैसे आप x को बढ़ाओगे तो वैल्यू ऊपर की तरफ इंक्रीज होगी। तो इसका जो ग्राफ है ना वो बच्चों यहां से कुछ इस तरीके से आता है ड्रॉ होकर के ऐसे, और ये चली जाती है लाइन ऊपर की तरफ। अब आपको इस इक्वेशन की खास बात पता होगी कि y तो वो चीज है जो वर्टिकल एक्सिस पर है, ये x होता है यहां पर कोऑर्डिनेट होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस का। यहां पर जो m होता है क्या होता है बच्चों? ये जो m है, ये वाला m, ये m होता है स्लोप। क्या होता है? स्लोप। और ये जो c है ये होता है कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट। अब ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, आप मेरे कहने से इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को आप मेरे कहने से इस वाली इक्वेशन के साथ में कंपेयर कर लीजिए। तो मैंने लिखा कि आप इन दोनों इक्वेशन को करिए कंपेयर। जब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पर आपको पता है यहां पर जो y है वहां पर y की जगह पर आ गया कौन? k मैक्स। मैं इस बात को लिख देता हूं कि y की जगह यहां पर ले ली है k मैक्स ने। किसने ले लिया बच्चों? k मैक्स ने। बच्चों बड़े ध्यान से आपको देखना है, जो बात बता रहा हूं बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर y की जगह ले ली है किसने? k मैक्स ने। यहां पर माइनस सी है जो कि कांस्टेंट होता है, और यहां पर कांस्टेंट की जगह ले ली है वर्क फंक्शन ने, क्योंकि वर्क फंक्शन भी मेटेलिक सरफेस के लिए फिक्स होता है। तो सी की जगह ले ली है बच्चों यहां पर डब्ल्यू ने। तीसरी बात, यहां पर जहां एक्स है, एक्स की जगह ले ली है न्यू ने। आप देखिए गौर से,
x की जगह ले ली है न्यू ने, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पर यहाँ x है और x की जगह कौन है, न्यू। तो कंपेयर करने पर पता चलता है कि जो x है उस x की जगह ले ली है न्यू ने। फिर बचा ये m, तो m की जगह किसने ली है, जरा आप मुझे बताइए जल्दी से कमेंट करके बताएं। बिल्कुल ठीक है, यहां पर m की जो जगह है वो ली है बच्चों h ने, यानी h बराबर हो जाएगा यहां पर m। अब एक एक बात को जरा आप समझेंगे। यहां पर जिस तरीके से x की वैल्यू को 0 रखने पर y की वैल्यू -c में है, तो यदि मैं यहां पर इस वाली ये जो हमारा ग्राफ आया है, इस ग्राफ की ये जो लाइन हमें मिली है, इसे बैक साइड प्रोड्यूस कर दूं, तो बैक साइड प्रोड्यूस करने पर ये इस वाली लाइन को यहां पर इंटरसेक्ट करती है। ध्यान से देखना बच्चों, इस वाली इक्वेशन के बेसिस पर ग्राफ ये था। इस ग्राफ में जो ग्राफ का ये नेगेटिव इंटरसेप्ट है, ये नेगेटिव इंटरसेप्ट है, ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को बच्चों, कांस्टेंट को, c को। अब इसी चीज को यदि मैं उस ग्राफ में अप्लाई करूं, तो इस ग्राफ का जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा बच्चों किसको, वर्क फंक्शन को। किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, वर्क फंक्शन को। दूसरी बात, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, क्या होगा, स्लोप, वो स्लोप किसे रिप्रेजेंट करेगा, h, बोले तो प्लैंक्स कांस्टेंट को। मैं इस बात को यहां पर बड़े ही प्यार के साथ में लिखता हूं कि इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, रिप्रेजेंट करता है बच्चों किसे, या गिव्स प्लैंक्स कांस्टेंट, गिव्स प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इस ग्राफ की दो सबसे बड़ी, बेहद इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ग्राफ का जो नेगेटिव इंटरसेप्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है वर्क फंक्शन को, और इस ग्राफ का जो स्लोप है बच्चों वो रिप्रेजेंट करता है प्लैंक्स कांस्टेंट को। ये जो ग्राफ है वो कभी ड्रॉ करने के लिए नहीं आता, ये ग्राफ आपको क्वेश्चन में दे देगा और ग्राफ के बेसिस पर आपसे कहता है कि इस काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या चीज प्रोवाइड करता है वो बताइए। तो आप तुरंत बताएंगे कि इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है प्लैंक्स कांस्टेंट को, और जो नेगेटिव इंटरसेप्ट है वो रिप्रेजेंट करता है वर्क फंक्शन को। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लास्ट करेंगे इसी टॉपिक के साथ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कपिल फिजिक्स क्लासेस को, और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।